नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। कर्ज पर सवाल। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने शुक्रवार को भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो 2028 तक देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ की रिपोर्ट पर असहमति जताई है। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि आईएमएफ का भारत पर 100% कर्ज का अनुमान गलत है। मौजूदा कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कर्जा राज्य और केंद्र दोनों सहित वित्त वर्ष 2020 से 21 में लगभग 28% से घटकर 2022 से 23 में लगभग 81% तक हो गया था। यह कर्जा अभी भी 2002 की तुलना में कम है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1.40 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014 से 15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया है। तो कर्ज पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 100% कर्ज का अनुमान गलत बताया जा रहा है वित्त मंत्रालय की ओर से। मौजूदा कर्जा भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी कर्जा राज्य और केंद्र दोनों सहित वित्त वर्ष 2020 से 21 में लगभग 88% से घटकर 2022 से 23 में लगभग 81% हो गया है। ये कर्जा अभी भी 2002 की तुलना में कम है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1.40 करोड़ रुपए का यानी कि हर भारतीय पर 1.40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ गया है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल है। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014 से 15 से भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। बता दें आपको 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि 2005 से 13 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया है। तो कर्ज पर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो अब कर्ज पर सवाल उठने लगे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सभी से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी नेता सूर्य मैथिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सरकार लगातार ये दावे करती है कि
जो देश है वो विकास की ओर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। और माधुरी जी, जिस आप रिपोर्ट की चर्चा कर रही हैं, उस रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं। जिस प्रकार से एक विदेशी रिपोर्ट आई थी हंगर इंडेक्स के विषय में, उस हंगर इंडेक्स की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मात्र 30,000 लोगों के डेटा के ऊपर उन्होंने भारत को इस प्रकार से विश्व मानचित्र पे सबसे पिछले पायदान पर रख दिया था। यदि आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगी तो उस हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर किस प्रकार से बहुत सारे तथ्यों को आप लोग अनदेखी करते हुए विश्व पायदान पर किस प्रकार से भारत को सबसे निचले स्थान पर रखा। और मैं ये कहूं कि ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट आप ये कह रही है कि भारत में विदेशी कर्ज बढ़ा है, और मैं दूसरी रिपोर्ट का हवाला देता हूं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 16% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने जा रही है। अगले साल हम लोग विश्व की आर्थिक धुरी का जो केंद्र बन जाएंगे। हम लोग चीन को सबसे बड़े जो कंपटीटर के रूप में पछाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इतना विरोधाभास ये समझने की स्थिति है जी। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप कर्ज की बात भी कर लें तो ये जो कर्ज आज देश के अंदर है वो देश के ऊपर जो कर्ज है वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के कारण आया है। जिस प्रकार से भारत के अंदर पिछले 10 साल में 20 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं, जिस प्रकार से भारत के अंदर 80 से ज्यादा नए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, 27 से ज्यादा सिटीज के अंदर हमारे यहाँ मेट्रो स्टार्ट हो गई है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं जी कि ये जितना भी कर्ज है ये कर्ज देशी बैंकों का है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से हमारे ऊपर जो कर्ज है वो आज भी पूर्ण रूप से कंट्रोल की स्थिति में है। और पूरे विश्व के अंदर अगर आप आईएमएफ की एक और रिपोर्ट पढ़ें तो हम पूरे विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने वाले अपने आप में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने वाले देश हैं, मतलब नंबर 1 स्थान पे हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सही दिशा में चल रही है। अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता वो हम लोगों ने बनाया है। आप देखिए एयरपोर्ट नहीं थे, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थे। और एक और बड़ा उदाहरण आपको देता हूं कि आज की डेट में भारत का जो रेवेन्यू है वो भी अपने आप में दिखाता है कि हम कितनी स्ट्रांग अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम 1.5 लाख करोड़ और 2.25 लाख करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हर महीना। हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। हम विश्व की 5वीं बड़ी और अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी बनने जा रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर। तो आईएमएफ की रिपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो दिखा रहा है कर्ज, यानी कि आप कह रहे हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट गलत है, अचीव करने जा रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट गलत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट के कई पहलू इंटरप्रेट जो है वो गलत किए गए हैं। क्योंकि मतलब वही है, मतलब वही है। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। 20 सेकंड में कवर कर लूं, 20 सेकंड में। जी बोलिए। क्योंकि जो हमारे देश का जो कर्ज है उसके अंदर जो 90% हिस्सा है वो देशी बैंकों का है। यदि देशी बैंकों से पैसा लिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी देशी बैंकों को जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था में रोटेशन का काम करेगा ये जो कर्ज है। बाकी तो अर्थशास्त्री जी अपने हिसाब से बताएंगे आपको, और विपक्ष का काम तो चिल्लाना है, वो चिल्लाते रहेंगे। जी ठीक है। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी जगह पर अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय कौशिक जी से जवाब लेना चाहूंगी। सरकार कह रही है, यानी कि सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट से वो सहमत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सूर्य मैथिल जी भाजपा की तरफ से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम बखूबी करते हैं जी, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जहाँ तक सच्चाई की बात है तो सच सच रहता है। किसी के झुठलाने से भी जो सच है वो झूठ में बदल नहीं जाता। पहली बात। दूसरी बात, आजादी के बाद से लेकर
और कांग्रेस सरकार के समय तक देश के ऊपर विदेशी कर्जा हुआ था 40 लाख करोड़ का। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, जो कि मोदी राज में बढ़कर इनके मात्र 9 साल के कार्यकाल में, 9.5 साल के कार्यकाल में बढ़कर ये पहुंच गया 140 लाख करोड़। तो बहुत मायने रखता है देश का कर्जा, विदेशी कर्जा बढ़ना, देश की आर्थिक स्थिति खराब होना। भाई एक तरफ आप ये कहते हैं कि भाई हमारे पास टैक्स कलेक्शन के रूप में अथाह पैसा आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसी बार के सत्र में बीजेपी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए कर्जा लेने के लिए फिर से प्रस्ताव रखा है। तो फिर से हजारों करोड़ का कर्जा लेने जा रही है भारत सरकार। एक तरफ आप कहते हैं आपकी कमाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ कर्जे भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती है? संभव ही नहीं है। ये जो हैप्पी इंडेक्स की बात है उसमें भारत के लोगों का नंबर 160वां है। इसका मतलब ये है 160 दुखी देशों के लोगों में भारत पहले नंबर पर है। ये बहुत दुखद बात है। और मैं चैलेंज करता हूँ माधुरी, आप अपने आसपास, अपनी रिश्तेदारी में, बिरादरी में, सब जगह नजर घुमा कर देखना। लोग जो है स्कूली फीस, कॉलेज की फीस, राशन, ये वो, इन्हीं सब चीजों में इतना उलझे हुए, पूछिए मत। एक तरफ सरकार दावा करती है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो भाई ये जो टोल आपने हर 10 कदम पर लगा दिए हैं, जिनसे अथाह वसूली की जा रही है, जिससे लोगों विजय जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। विजय जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आप विदेशों से कर्जा लेने की बात कह रहे हैं। अगर हम 2014 के बाद की बात करें तो अभी तक एनडीए की 19 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, लेकिन वही यूपीए सरकार ने 2005 से 13 तक में 21 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। देखिए माधुरी जी, मुझे नहीं मालूम कि सरकार क्या फर्जीवाड़ा करती है, लेकिन मीडिया जो खबरें लेकर आता है या IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है, मैं उन सब मुद्दों की बात करता हूँ। चाइना की अगुवाई में एशियन बैंक से लोन भारत सरकार ने, सर मैं भी रिपोर्ट की ही बात कर रही हूँ। और सुनिए ना, और सुनिए, सबसे अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आजादी के बाद से लेकर मोदी सरकार आने तक देश की किसी भी सरकार ने RBI के रिजर्व फंड से 1 रुपए भी नहीं लिया था, जबकि मोदी सरकार 2 बार कई लाख रुपए करोड़, कई लाख करोड़ रुपए निकाल कर खर्च कर चुकी है। तो देश के इतने तो बुरे दिन आ चुके हैं, यहाँ तक कि राज्य सरकारों को बीजेपी शासित प्रदेशों में अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लिए कर्जे लेने पड़े। तो अगर देश की सरकार, चाहे भी सिस्टम में पैसा किसका है, आम जनता का पैसा है, डूबेगा किसका पैसा, आम जनता का पैसा। इन्होंने सारे एयरपोर्ट धीरे धीरे करके उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है जी, वहां से पैसा ही ले रहे हैं। रेलवे स्टेशनों को इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्टों को बेच दिया। दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं हम तो कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि हम तो एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और जब इनके पक्ष की कोई भी झूठी बात भी आ जाए तो उसका ये बढ़ाकर प्रचार करते हैं। मैं एक चीज ये कहता हूँ, खुद मोदी सरकार ये मानती है कि देश के 81 करोड़ गरीब लोग मोदी द्वारा दिए गए 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। तो 81 करोड़ जनता अगर 5 किलो गेहूं पर अपना जीवन यापन कर रही है, तो इसे देश की दुर्दशा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे हम प्रदूषण की बात करें, चाहे हम महंगे इलाज की बात करें, ठीक है। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, IMF की रिपोर्ट 2028 तक भारत पर 100% तक का कर्ज हो सकता है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले तो एक आग्रह करूंगा मैं आपसे जी। मैं आकाश जिंदल, हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल्स और दुनिया के चैनल्स पे जाना पहचाना चाह रहा हूँ, तो आगे से मेरा एक आग्रह रहेगा आपसे, प्लीज मेरा इंट्रोडक्शन सही दें जी। ठीक है जी, उसके लिए माफी चाहती हूँ सर, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गई है। जी जी, कोई बात नहीं। देखिए, अब मैं कुछ फैक्ट्स रख दूं आपके सामने। मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूँ जी। आज हिंदुस्तान 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है और 4 इकोनॉमी सबसे बड़ी हैं, US, चाइना, जापान, जर्मनी। और आपके सामने पूरा डेटा रखूंगा, चारों इकोनॉमी से कहीं ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ये रिकॉर्डेड डेटा है जिसको सारी दुनिया की ग्लोबल एजेंसीज एक्सेप्ट करेंगी, और मैं तो दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे आता हूँ। 7.6% GDP ग्रोथ हमारा करंट है जी, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। चारों बड़ी इकोनॉमीज जो मैंने आपको गिनवाई, हमसे बड़ी जो है वो हमसे पीछे है। अब आपको दूसरी इकोनॉमीज का हाल बता दूं। US जो दुनिया की
सबसे बड़ी इकोनॉमी, विच इज कंसिडर्ड द रोल मॉडल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ से कंपेयर कीजिए। जर्मनी विच इज यूरोप बिगेस्ट इकोनॉमी, अभी पीछे 2 क्वार्टर्स में देखें उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ का डेटा मैंने लास्ट क्वार्टर का आपके सामने रखा है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान की जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, आपके सामने है। हमारी मार्केट्स में दुनिया भर के इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और इन्वेस्टर तभी पैसा लगाता है जब उसको दम लगता है। 71,000 के आसपास हमारा सेंसेक्स घूम रहा है। जीएसटी कलेक्शन हमारी बहुत ही वंडरफुल डेटा हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। लास्ट ईयर 2022 की बात करें जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दुनिया में किसी कंट्री में सबसे ज्यादा हुई तो दैट वाज इंडिया। चाइना जैसी इकोनॉमी हमसे पीछे थी, चाइना कभी हमसे कम्पीट किया करता था। आज चाइना डिफ्लेशन, डेट, हाउसिंग क्राइसिस का शिकार है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टैलेंटेड गाइडेंस के अंडर इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब आ जाते हैं कर्जे के ऊपर। निश्चित तौर पे कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। कर्जा चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो, कर्जा होता है। बट मैं आपको पूरा डेटा रख सकता हूं, जिस तरीके से इंडिया के ऊपर डेट है, ये जिस तरीके की इंडिया की अर्निंग है, जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरीके से कंट्री हमारी ग्रो कर रही है, वो डेट हमारे लिए दिक्कत खड़ी करने वाला नहीं है। बिकॉज कर्जा कब आपको दिक्कत देता है? कर्जा तब दिक्कत देता है, एक आम आदमी की जिंदगी पे आता हूँ। एक आम आदमी ने कर्जा ले लिया, कमाई उसकी है नहीं, तब हम कहते हैं कि भैया आप कर्जा लेके बैठे हुए, आपकी कमाई है नहीं, कैसे दोगे आप? अगर उसकी कमाई है और उसने कर्जा किसी कंस्ट्रक्शन के लिए या अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, उसने अपनी दुकान के अंदर एक एडिशनल ब्रांच लॉन्च करने के लिए, ऐड करने के लिए कर्जा ले लिया, उसके बाद उसकी वो दोनों दुकानें अच्छा कमा रही हैं और वो कर्जा पे करने की पोजीशन में है, तो वो ग्रोथ के लिए लिया वो कर्जा नेगेटिव नहीं होता। तो बोरोइंग इटसेल्फ गलत नहीं होती। आम जिंदगी में कहें बोरोइंग तब गलत होती है जब आप कर्जा ले रहे हो किसी खर्चे के लिए और कर्जा वापस करने का साधन नहीं है। अगर आप कर्जा ले रहे हो ग्रोथ के लिए, अगर आप कर्जा ले रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कर्जा वापस लेने के आपके पास साधन हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज, इसमें एक बार में कोई शक नहीं है, एक सीरियस इशू है हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी। और आज की करंट गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कई तरह के चीजें कर रही है। बहुत से जो है ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए। और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक इशू नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज समथिंग विच इम्पैक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड। ये ग्लोबल इशू है जिसको टैकल करने के लिए दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं। हिंदुस्तान भी इसमें सजग है, लगा हुआ है। आज हमारी इकोनॉमी में आपको बता रहा हूं, अभी तो तीसरा क्वार्टर चल रहा है, आप चौथा क्वार्टर देखिए, इकोनॉमी में किस तरह का पिलग्रिमेज, टूरिज्म आएगा। एक इवेंट जो अभी तक हम इकोनॉमिस्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर का जो इवेंट होने वाला है 22 जनवरी को, दैट इज गोइंग टू एड ह्यूजली टू द इकोनॉमी। इतना जबरदस्त इंडियन डायस्पोरा हिंदुस्तान आने की संभावना है, इतने इंडियन पिलग्रिम्स वहां आने की संभावना है। वील बी एडिंग लॉट टू फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आ जाएगी। होटल्स, टूरिस्ट गाइड्स, शॉपकीपर्स, एक जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने की जो है उम्मीद है, एंड दैट वुड बी नंबर्स। जी ठीक है ना। तो मैं इसके रिलीजियस एंगल के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है सर, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाह रही हूँ। भारत पर पड़ेगा 2028 तक, आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है। चर्चा के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आंकड़ेबाजी पर विश्वास नहीं करता, मैं जमीनी हालात पर विश्वास करता हूँ। अगर देश के अंदर उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है बेरोजगारी खत्म होगी, लेकिन बेरोजगारी राज्य में बढ़ी है। आलम ये है, आंकड़े बताते हैं कि 40 करोड़ लोगों ने तो तंग आकर रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। शेयर बाजार सट्टा बाजार बन चुका है। एक महीने में ही भारतीय निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं भारतीय शेयर बाजार में। आप किसी भी स्तर पर तो देखिए, मुझे ये बताइए कि भाई 140 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोग तो 5 किलो गेहूं पर, और उसके बाद के लोगों की क्या स्थिति है? जो मध्यम वर्ग है उस पर टैक्सों की मार बढ़ती जा रही है। अगर सरकार की कमाई अच्छी होगी तो वो टैक्स बढ़ाएगी या घटाएगी? टैक्स बढ़ा रही है, यानी कि सरकार को ज्यादा लूट चाहिए लोगों से, ज्यादा जेब काटनी है। दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया, किसी भी चीज को तो नहीं छोड़ रहे। अभी कुछ दिनों के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। ठीक है, जब एक सुनिए ना,
जी सर, समय की कमी है, शर्मा जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए माधुरी जी, मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं। आईना जब भी उठाया करे, पहले देखा करे फिर दिखाया करे। जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को बीमा की तरफ साथ लिया हो, वो यहाँ बैठकर आंकड़ों की बाजीगरी की बात कर रहे हैं, जिनके फोन के ऊपर 20-20 लाख करोड़ रुपया देश के बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में बांट दिया जाता था। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, छोटा सा। आप देखिए, इन्होंने कहा कि 80 लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया, आपने अभी वैक्सीनेशन करवाया होगा कोरोना का, और तिवारी भी आपने भी कराया होगा। आपने अगर सरकारी हॉस्पिटल से कराया था तो आपको फ्री में वैक्सीनेशन हुआ होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 3,500-4 हजार रुपए एक इंजेक्शन की कॉस्ट थी। तो क्या आप गरीब है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार अपने नागरिकों के जीवन को यदि समृद्ध बनाने के लिए कुछ योजनाएं लेके आती है, लेकिन सर, हंगर इंडेक्स को भी नहीं झुटलाया जा सकता है, बेरोजगारी दर को भी नहीं झुटलाया जा सकता है। हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। समय की कमी है, आखिरी कमेंट सर आपका लेना चाहूंगी, आकाश जिंदल जी। देखिए, कुछ वास्तविकताएं हमें देखनी होंगी जी। कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स पिछले 3 साल से रही हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को इम्पैक्ट किया है जी। अब देखिए, सबसे पहले कोरोना, जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे ग्रहण लगाया। कोरोना से अभी रिकवरी शुरू हुई थी। हम इकोनॉमिस्ट इस चीज को देख ही रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया। अब रशिया यूक्रेन वॉर चली रही थी, इजराइल हमास इशू आ गया। अभी पिछले हफ्ते से रेड सी पे मैं लगातार शोज कर रहा हूँ। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जब दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन एक चीज बताऊंगा, इस सरकार ने वहाँ संकट में भी कई समाधान देखे हैं। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इन लोगों ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो डिस्काउंट पे था और इंडियन करेंसी यानी रुपये में था। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया के सभी हिस्सों में बढ़ी है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और दुनिया की इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यूरोप में दिक्कत आएगी, यूएस में आएगी, कुछ ना कुछ तो हम पे भी आएगी। हम यूएस को आईटी बेचते हैं, यूरोप के साथ भी हमारी बहुत जो है ट्रांजेक्शन है, तो कुछ इम्पैक्ट आएगी। तो इसलिए कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा, जब हम पिछले 3 सालों की बात कर रहे हैं, तो हमें कोरोना, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इशू और पिछले हफ्ते से जो रेड सी में चल रहा है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अब ये चारों इश्यूज इंडिया के इश्यूज नहीं है, हमारी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, अब दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया की बाकी इकोनॉमी से हम कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हम आएगा ही आएगा। अगर हम कहें कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक इवेंट से इम्यून हो जाएं, आज ग्लोबलाइजेशन के वक्त में दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वी आर कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज एंड माफी चाहूंगी सर, आपको रोकना चाहूंगी। आईएमएफ की रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे 2028 तक, क्योंकि उन्होंने 100% कर्ज की बात की है भारत पर। देखिए, मैंने ये कहा है, हिंदुस्तान पे लोन है, बट अगर लोन से ग्रोथ होती है और आपकी इनकम इतनी है कि आप लोन को रीपे कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोनों एंगल देखने होंगे। अगर किसी ने लोन लिया है और वो पैसा ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आपकी कमाई इतनी है कि वो लोन को वापस कर पाएंगे आप, तो उसमें क्या दिक्कत है? लोन इटसेल्फ में कहीं दिक्कत नहीं होती। लोन तब दिक्कत होता है जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री है कि लोन ले लिया और लोन रीपे करने का पैसा नहीं है। हिंदुस्तान ने ग्रोथ की है और करंट इनकम है हिंदुस्तान की, तो अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है जी। हम क्लियरली इस कैपेबिलिटी में है कि अपना लोन जो है सेटल कर सकते हैं और ग्रोथ भी कर सकते हैं। और एक और बता दूं, 2035 तक ये ग्लोबल प्रेडिक्शन है, आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in की नहीं, कि वील बी 10 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम का इम्पैक्ट है, लेकिन अब ग्लोबल प्रॉब्लम्स को लेके हम यहाँ क्या कर सकते हैं, उसको लेके कुछ सोल्यूशंस हैं। सरकार ने कोशिश की है, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल मंगाया, इंडियन करेंसी में पे किया। तो सरकार अपने जो एफर्ट्स है जहां जहां है कर रही है। और आज भी देखिए डेटा है आपके सामने, 7.6% GDP ग्रोथ। वी आर मच अहेड ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी। किससे मुकाबला करेंगे? अब आप नेबर से देख लीजिए, पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, बांग्लादेश, नेपाल देख लीजिए। तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा आज की तारीख में। वी आर डेफिनेटली ग्रोइंग अहेड एट अ वेरी फास्ट पेस।
जी ठीक है सर। शर्मा जी, आपका जवाब नहीं ले पाऊंगी, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।